फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैडनेस लॉडेड पर। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है डीपीएसपी, उन्हें 3 प्रिंसिपल्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है सोशलिस्टिक, देन उसके बाद है गांधीयन और उसके बाद है लिबरल प्रिंसिपल्स। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक, लाइक सीरियल वाइज हम इसे स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 36 बात करता है डिफाइंस स्टेट। ये स्टेट को डिफाइन करता है। सेम मीनिंग एज इन पार्ट थर्ड, विच मीन्स स्टेट इंक्लूड्स एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन एंड स्टेट। जो कि पार्ट थर्ड में स्टेट की डेफिनेशन दी गई थी आर्टिकल 12 में। ये आर्टिकल 36 में भी सेम डेफिनेशन है स्टेट की। तो इसमें फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन एंड स्टेट। ये स्टेट और यूनियन के लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को इंक्लूड करता है। स्टेट एंड all local or other authorities within the territory of India of which are under the control of government of India। all सारी जो local and other authorities हैं जो territory of India में है और जो government of India के control में है, state में include होती हैं। Then Article 37 बात करता है extent of enforceability की। The directive principles shall not be enforced by any court, but these principles are fundamental in the governance of the country। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किसी भी कोर्ट के द्वारा एनफोर्स नहीं कराए जा सकते हैं, बट किसी भी कंट्री आई मीन इंडिया की कंट्री की गवर्नेंस में ये फंडामेंटल अपना राइट रखते हैं। एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दैम इन मेकिंग लॉ। और ये एक ड्यूटी बन जाती है एक स्टेट की कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना जब वो किसी भी लॉ को बनाते हैं। तो इसके बाद आर्टिकल 38 बात करता है सोशल ऑर्डर फॉर वेलफेयर की। आप इन्हें एक बार जो हम आर्टिकल्स रीड कर रहे हैं ये आप एक बार बेयर एक्ट से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सोशल ऑर्डर फॉर वेलफेयर में ये केस है एयर इंडिया स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन वर्सेस यूनाइटेड लेबर यूनियन का। 3 judges of the court has explained the social justice in Article 38 as social justice is a dynamic device to mitigate the sufferings of the poor, weak, Dalits, tribals and deprived sections of the society and so elevate them to the level of equality to live a life with dignity of person. The aim of social justice is to attain substantial degree of social, economic and political equality which is the legitimate expectation and constitutional goal। इसके बाद है आर्टिकल 39। ये बात करता है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट। क्या क्या पॉलिसी की प्रिंसिपल्स होगी जो फॉलो कराई जाएगा स्टेट के द्वारा। इसमें क्लोज 1 है। क्लोज ए है राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स। देन क्लोज बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी ऑफ फॉर द कॉमन गुड। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। लाइक एक एक्ट भी पास किया गया इसके लिए, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। इसके बाद ई क्लोज बात करती है प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज, opportunities for the healthy development of children। क्लोज एफ एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। इसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। इसमें केस है MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का। इट हैज़ बीन हेल्ड दैट इन व्यू ऑफ आर्टिकल 39 द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन within the match factories directly connected with the manufacturing process of matches and fireworks cannot be allowed as it is hazardous। Children can however be employed in the process of packing, but it should be done in the area away from the place of manufacturing to avoid exposure to accident। इसका मतलब है कि मैच फैक्ट्रीज में बच्चे काम तो कर सकते हैं, बट जो पैकिंग का प्रोसेस होगा या जिसमें किसी भी डेंजर की संभावना नहीं होगी, आप उसी में एक बच्चे को काम पर रख सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी बच्चे को एम्प्लॉयमेंट में नहीं रख सकते हैं। A 3-judge bench of the Supreme Court has held that children below the age of 14 years cannot be employed in any hazardous industry or mines or other work। इसके बाद है आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976। ये 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा ऐड किया गया था। दिस आर्टिकल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन परसुएंट to the new policy of the government to give legal aid to economically backward classes of people। ये जो आर्टिकल है ये इसलिए ऐड किया गया था क्योंकि गवर्नमेंट को देना था लीगल एड टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पीपल को। लीगल एंड स्पीडी ट्रायल हैव नाउ बीन हेल्ड टू बी फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
अवेलेबल टू ऑल प्रिजनर्स एंड इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स, लीगल एड और स्पीडी ट्रायल। आर्टिकल 21 में अब एक फंडामेंटल राइट्स बन चुके हैं जो कि सब प्रिजनर्स और ये कोर्ट के द्वारा भी एनफोर्सेबल है, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मानुभाई बागाजी वाशी का केस। The Supreme Court has held that Article 21, read with Article 39A, casts a duty on the state to afford grants in aid to recognized private law colleges similar to other faculties which qualify for receipt of the grant. The aforesaid duty cast on the state cannot be whittled down in any manner, either by pleading paucity of funds or otherwise. इसके बाद है आर्टिकल 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन इज टू इंट्रोड्यूस डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट्स। इसका ये ऑब्जेक्ट है कि ये इंट्रोड्यूस कर सके डेमोक्रेसी को ग्रास रूट्स तक। दीज पंचायत आर एक्सपेक्टेड टू बी ट्रेनिंग ग्राउंड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस। इनको एक एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये ट्रेनिंग ग्राउंड्स बन सकते हैं डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस की डेवलपमेंट के लिए। इन ऑर्डर टू रिविटलाइज द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, द अर्बन लोकल बॉडीज Parliament enacted the Constitution 73rd and 74th Amendments 1992। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत को एनफोर्स करने के लिए 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 भी लाए गए थे। The Constitution 73rd and 74th Amendment Act 1992 provides constitutional sanctions to democracy at the grassroots level by incorporating in the Constitution new parts, Part 9 and Part 9A relating to पंचायत and urban local bodies। इसके बाद है आर्टिकल 41, right to work to education and to public assistance in certain cases। It directs the state to ensure the people within the limits of its economic capacity and development। सबसे पहले है एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस and disablement and in other cases of undeserved want। आर्टिकल 42 बात करता है प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ की। इट डायरेक्ट्स द स्टेट टू मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग ह्यूमन कंडीशंस एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। मैटरनिटी रिलीफ की बात आर्टिकल 42 में की गई है, आप इसको भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। आर्टिकल 43 बात करता है लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स, लिविंग वेज की वर्कर्स के लिए। इट रिफर्स टू अ लिविंग वेज एंड नॉट मिनिमम वेज। ये लिविंग वेज की बात करता है, मिनिमम वेज की बात ये नहीं करता है। द कंसेप्ट ऑफ लिविंग वेज इंक्लूड्स इन एडिशन टू द बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सच एज फूड, शेल्टर and clothing, provisions for education of children and insurance etc. State shall endeavor to secure to all workers, agricultural, industrial or otherwise, a living wage, a decent standard of life, full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities. State shall endeavor to promote cottage industries or an individual or cooperative basis in rural areas. इसके बाद है आर्टिकल 43A, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। इस आर्टिकल को 43A को आर्टिकल को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 से। ये बात करता है द स्टेट टू टेक स्टेप्स बाय सुटेबल लेजिस्लेशन और इन एनी अदर वे टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग्स, एस्टैब्लिशमेंट्स और अदर ऑर्गेनाइजेशंस एंगेज्ड इन अदर इंडस्ट्री। इसके बाद है 43B, प्रमोशन ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़। इसको ऐड किया गया था 97th अमेंडमेंट 2011 से। ये बात करता है द स्टेट शैल एंडीवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनमस फंक्शनिंग्स, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़। इसके बाद है आर्टिकल 44। ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। It requires the state to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India। ये स्टेट को सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की बात करता है। इसमें केस है प्रगति वर्गीस वर्सेस साइरल जॉर्ज वर्गीस। A full bench of the High Court has struck down Section 10 of the Indian Divorce Act, under which a Christian wife had to prove adultery along with cruelty or desertion while seeking a divorce on the ground that it violates the fundamental rights of a Christian woman to live with human dignity under Article 21 of the Constitution। तो इस केस में हाई कोर्ट की एक बेंच ने सेक्शन 10 को
हटा दिया, मतलब सेक्शन 10 के बारे में चर्चा की, जो कि बात करता था क्रिश्चियन वाइफ को प्रूव करने के लिए अडल्टरी भी, कि अगर क्रिश्चियन वाइफ को अपने हस्बैंड से डाइवोर्स चाहिए तो उसे क्रूअल्टी और डिसर्शन के साथ साथ अडल्टरी भी प्रूव करनी होगी. द कोर्ट ऑल्सो डिक्लेयर्ड Sections 17 and 20 of the Act invalid, which provide that an annulment or divorce passed by a district court was required to be confirmed by a 3-judge bench of the High Court. कोर्ट ने सेक्शन 17 और सेक्शन 20 को भी इनवैलिड बता दिया, जो कि बात करता था कि अगर एक डिवोर्स पास किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा तो वो हाई कोर्ट की 3-judge bench के द्वारा भी कंफर्म होना चाहिए. The court said that Section 10 of the Act compels the wife to continue to live with a man who has deserted her or treated her with cruelty. There is danger to dissolve the marriage when the marriage has broken down irretrievably. All marriages must be registered, first step towards uniform civil code. सब मैरिज को रजिस्टर होना चाहिए, ये एक फर्स्ट स्टेप होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ. In a landmark judgment, the Supreme Court has held that all marriages irrespective of their religion be compulsory registered. हर मैरिज को, सभी मैरिजेस को, चाहे उनका कुछ भी रिलीजन हो, रजिस्टर होना होगा. द कोर्ट डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस इन द रूल्स विच शुड बी फॉर्मलाइज्ड आफ्टर इन्वाइटिंग पब्लिक रिस्पॉन्स एंड कंसिडरिंग दैम. कोर्ट ने भी डायरेक्ट किया कि आपको स्टेट को नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के लिए भी रूल्स बनाने चाहिए. The ruling of the court will itself facilitate the object of having a common civil code, as most of the problems relating to it are due to the non-registration of marriages. The benefits of this ruling are as follows. It will prevent child marriages, check bigamy and polygamy, help women to exercise their rights under marriage's maintenance, custody of children, enable widows to claim inheritance, and deter husbands from deserting their wives. इस रूल के बेनिफिट ये होंगे कि चाइल्ड मैरिजेस को रोका जा सकता है, बाइगैमी और पॉलीगैमी को रोका जा सकता है, वुमेन के राइट्स को एनफोर्स किया जा सकता है, विडो को क्लेम करने के लिए या इनहेरिटेंस में क्लेम करने के लिए मौका दिया जा सकता है, और हस्बैंड जो कि एक वाइफ को डिजर्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उसमें भी ये रूल काफ़ी लाभदायक होगा. इसके बाद है आर्टिकल 45, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years. ये भी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. द स्टेट शैल एंडीवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years. कि स्टेट प्रोवाइड करेगा फ्री चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन जब तक कि एक बच्चा 6 साल का नहीं हो जाता है. ये सब्सटीट्यूट किया गया था 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा. आर्टिकल 46 बात करता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस. एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए SC, ST और अदर वीकर सेक्शंस के लिए द स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस of the people and in particular of the scheduled caste and scheduled tribes, and to promote them from social injustice and all forms of exploitation. 65th Amendment Act 1990 से नेशनल कमीशन फॉर SCs and STs NCSC बनाया गया था, and 89th Amendment 2003 में bifurcated the commission into 2 separated commissions, one for SCs, NCSC and one for STs, NCST. इसके बाद है आर्टिकल 47, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन and the standard of living and to improve public health. The state shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health. स्टेट को रूल्स बनाने होंगे अपने सिटीजन्स के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए और उनके न्यूट्रिशन के लेवल को बढ़ाने के लिए. The state should bring about prohibition of the consumption, except for medical purposes, of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health. और ऐसे इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स पर बैन लगाना होगा जो कि एक मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं उसकी हेल्थ के लिए. इसके बाद है आर्टिकल 48, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. द स्टेट शैल एंडीवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न and scientific lines. It should take steps for preserving and improving the breeds and prohibiting and the
slaughter of cows and other mild and draught cattle, protection and improvement of our environment and safeguarding of forests and wildlife, ये आर्टिकल 48A बात करता है, इंसर्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। इसको इंसर्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। द स्टेट शैल एंडीवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। MC मेहता सेकंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। द सुप्रीम कोर्ट रिलाइंग ऑन आर्टिकल 48A gave directions to the central and the state governments and various local bodies and boards under the various statute to take appropriate steps for the prevention and control of pollution of वाटर। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 48A के तहत सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को ये ऑर्डर दिए कि वे एक जो भी स्टेप्स उन्हें ठीक लगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन ऑफ वाटर के लिए तो वो लिए जाएं। इसके बाद आर्टिकल 49 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। It shall be the obligation of the state to protect every monument or place or object of artistic and historic interest declared by or under laws made by Parliament to be of national importance from exploitation, spoliation, disfigurement, destruction, removal, disposal or export as the case may be. Pursuant to this, Parliament has enacted the Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एक्ट 1951। इसके लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट भी बनाया है, एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1951। इसके बाद है आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। इसके बाद है आर्टिकल 51, ये बात करता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की। द स्टेट शैल एंडीवर टू, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आर्टिकल है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें बात करता है प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये प्रमोट करता है इंटरनेशनल पीस को और सिक्योरिटी को। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, फास्टर रिस्पेक्ट फॉर international law and treaty obligations in the dealings of organized people with one another and encourage settlement of international disputes by arbitration. इसके बाद है द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। Pursuant to the Article 51, Parliament has passed the Protection of Human Rights 1993। आर्टिकल 51 के तहत पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1993। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द सेटिंग ऑफ अ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड human rights courts to meet the growing concern for human rights in the country and abroad. The National Human Rights Commission has started functioning since September 1993 when the ordinance was promulgated by the President. The Human Rights Commission will have powers to go into instances of negligence on the part of the public service personnel and in preventing वायलेशंस। इसके बाद है आर्टिकल 39D, हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है। इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ये भी आता है, आर्टिकल 39 क्लोज डी, तो हम इसके ये भी पढ़ लेते हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। परसुएंट टू आर्टिकल 39 क्लोज डी, पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। आर्टिकल 39 क्लोज डी के तहत पार्लियामेंट ने इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 पास किया था। द डायरेक्टिव कंटेंट इन आर्टिकल 39 क्लोज डी एंड द एक्ट पास देयर टू कैन बी जुडिशरी एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ equal pay for equal work, though not a fundamental right, is certainly a constitutional goal and therefore capable of enforcement through constitutional remedies under Article 32 of the Constitution. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये फंडामेंटल राइट नहीं है, बट ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है और इसे एनफोर्स करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइड हो सकती है आर्टिकल 32 में जो दी गई हैं। The doctrine of equal pay for equal work is equally applicable to the persons employed on a daily wage basis. They are also entitled to the same wages as other permanent employees in the department employed to do the identical work. सुरिंदर सिंह वर्सेस इंजीनियर इन चीफ के केस में ये कहा गया था
कि जो वर्कर्स डेली वेज बेसिस के अकॉर्डिंग काम करते हैं, डेली वेज बेसिस पर काम करते हैं, वे भी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए एंटाइटल्ड होंगे. However, the doctrine of equal pay for equal work cannot be put in a straitjacket. It has been held that different scales of pay in the same cadre of persons doing similar work can be fixed if there is difference in the nature of work done and difference as regards reliability and responsibility. केस है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस वीजी श्रीनिवास राव का. It has been held that giving higher pay to a junior in the same cadre is not illegal and violative of Articles 14, 16 and 39 Clause D if there is rational basis for it. आज की इस वीडियो में इतना ही. आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक आर्टिकल सीरियल वाइज पढ़ा. आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आया होगा. आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं. आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.